कि बहुत ही अच्छे तरीके से और पिछले बार से भी भव्य इस प्रकार का इसका आयोजन हुआ है। और जैसा सज्जन जी ने कहा, हर वर्ष इसका आयोजन और बड़ा होता जाएगा, ये मुझे बहुत विश्वास है। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री ने भी बताया कि आज हमारा जो विदर्भ है ये निवेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि महाराष्ट्र में हमारा एमएमआर रीजन और पुणे ये हमारे इन्वेस्टमेंट के मैग्नेट बने थे। पुणे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल है ही। कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा उसका विस्तार शुरू हुआ, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट है, अब इसका विस्तार हुआ है। फिर चाहे वो आज हमारे संभाजीनगर जैसे, जालना जैसे विभागों में हमारी ऑरिक सिटी हो, हमारा नागपुर हो, चाहे हमारा गढ़चिरौली हो, चाहे हमारा अमरावती हो, चाहे जिसका उल्लेख उद्योग मंत्री ने किया वो रत्नागिरी हो, या फिर नॉर्थ महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के सारे विभागों में बड़े पैमाने पर आज निवेश हो रहा है। और इसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि विदर्भ इसमें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और सज्जन जी ने भी यहां हमें बताया कि डावोस में हम लोगों ने तकरीबन 15,70,000 करोड़ के जो एमओयूज किए, इन एमओयूज में मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि करीब करीब 5 लाख करोड़ के एमओयूज ये विदर्भ के लिए हमने किए हुए हैं, जिसका निवेश ये विदर्भ में आने वाला है। जिसमें सबसे बड़ा तो मैं सज्जन जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 3 लाख करोड़ का हमारे साथ एक एमओयू किया है। कल्याणी ग्रुप ने गढ़चिरौली के लिए 5,200 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। वारी एनर्जी ने बुटीबोरी के लिए 30,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। सीएट ने 500 करोड़ का उनकी कैपेसिटी एनहांसमेंट का एक हमारे साथ एमओयू किया है। ग्रेटा एनर्जी ने चंद्रपुर में 10,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। पहली हमारे यहाँ लिथियम रिफाइनरी तैयार हो रही है। वर्धन लिथियम ने 42,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक पाथ ब्रेकिंग एमओयू है, क्योंकि इसके कारण एक नई इकोसिस्टम हमारे यहाँ विदर्भ में तैयार हो रही है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है, उन्होंने 12,000 करोड़ का एमओयू हमारे साथ किया है। एमएसएन होल्डिंग्स ने 14,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। रेनोजो सोलार एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इन्होंने 5,000 करोड़ का हमारे साथ एमओयू किया है। और हेजेरो इंडस्ट्रीज, इन्होंने तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए का एमओयू हमारे साथ किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इमर्जिंग फील्ड्स जो है, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर एमओयू ये होता हुआ दिखाई पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि एमओयू तो होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होते हैं क्या? तो हमारा अनुभव यह है कि देश में शायद इसका रेट कम है, 45 to 50% है, पर महाराष्ट्र में इसका रेट 75%, 85% और 90% तक हमको दिखाई पड़ता है। अगर मैं केवल आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने जो पहली एडिशन की थी मेक इन इंडिया की, उसमें हमारे विदर्भ में 274 एमओयू हुए थे, जिनमें से 119 का एक्चुअल उत्पादन शुरू हो गया, 14 का निर्माण शुरू है और 57 ऐसे है कि जिसकी अभी सारी मान्यताएं पूरी हो गई और वो निवेश करने के स्तर पर है। केवल 5 ऐसे, ओनली 5 आउट ऑफ 274 कि जिन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। उसके बाद हमने जो सेकंड एडिशन मैग्नेटिक महाराष्ट्र का किया था, जिसमें हमने विदर्भ के लिए 138 समझौते किए थे,
इसमें से भी 55 का 55 का उत्पादन शुरू हो गया, 19 का निर्माण शुरू हुआ, 49 इन्होंने अपनी प्रारंभिक चरण की सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह सारी चीजें पूरी कर लिए। केवल एक एमओयू ऐसा है कि जिन्होंने एमओयू करने के बाद उसके ऊपर आगे में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये केवल कागजी एमओयू हम लोग नहीं करते, तो एमओयू करने के बाद हम प्रयास करते हैं कि हैंड होल्डिंग करके और जो हमारे निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उनके साथ उनकी समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग एक प्रकार से ये इसको निवेश में बदलने का काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज विदर्भ एक नई उड़ान ले रहा है। विशेष रूप से मैं हमेशा ये कहता था कि लोगों ने गढ़चिरौली को महाराष्ट्र के का अंतिम जिला बताया, और मैंने ये कहा था ये अंतिम जिला नहीं है, महाराष्ट्र की शुरुआत यहां से होती है, ये महाराष्ट्र का पहला जिला है। दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और आज ये हमको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रभाकरन जी का मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय व्हेन ही एंटर्ड इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन गढ़चिरौली टू पुट अप अ बिजनेस। मैंने प्रभाकरन जी को उस समय कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, हम पुलिस प्रशासन आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा होगा। लेकिन बावजूद उसके ये बहुत कठिन काम था, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और काम शुरू किया। मैंने दूसरी चीज उनको कही थी कि प्रभाकरन जी, मैं चाहता हूं कि डोंट यूज गढ़चिरौली एज अ मियर कॉलोनी। केवल उपनिवेश यहां पर न हो, यहां का रॉ मटेरियल बाहर जाए, यहां तक इसको सीमित मत रखिए। ट्राई टू इन्वेस्ट हियर, आप यहीं पर एक पूरी इकोसिस्टम खड़ी कीजिए। उन्होंने तब मुझे कहा था कि आप मुझे जमीन दीजिए। हमने 2017 में उनको कोनसरी में जमीन दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी 2024 में पहला प्लांट मेरी ही हाथों से उन्होंने उद्घाटित किया, और दूसरे बड़े प्लांट का उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया। और उस समय हम लोगों ने घोषित किया था कि वी विल प्रोवाइड ओर टू एंटायर इंडिया, बट यहां पर एक हम इकोसिस्टम खड़ी करें जिसमें चंद्रपुर है, गढ़चिरौली तो है ही, चंद्रपुर है, वर्धा है, बाजू में भंडारा है, इधर यवतमाल है, जो आजू बाजू का सारा इलाका है, इस इलाके को हम लोग ये पूरा स्टील रिवॉल्यूशन का फायदा कैसे दे पाए। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सज्जन जी ने जो प्लान तैयार किया है, उस प्लान के बाद तो मुझे इस बात का पूरा यहां पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस है कि निश्चित रूप से हम लोग देश की सबसे बड़ी इकोसिस्टम ये हमारे विदर्भ में गढ़चिरौली के अराउंड हम लोग खड़ी कर पाएंगे, और इसके कारण एक बहुत बड़ा इसका परिणाम भी होगा। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि पिछले समय मैंने तय किया था कि हम लोग गढ़चिरौली में एयरपोर्ट तैयार करेंगे। हमने उसका ओएलएस सर्वे कंप्लीट कर लिया, 2-3 ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम हटाएंगे, और अब हम जल्दी ही एयरपोर्ट की जमीन का लैंड एक्विजिशन तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 सालों में गढ़चिरौली में एक अच्छा एयरपोर्ट होगा, क्योंकि सीधे हम लोगों को जो लैंड मिली है 4 किलोमीटर एक सिंगल स्ट्रेच की लैंड हमको वहां मिली है, तो कोई भी एयरक्राफ्ट जहां पर लैंड हो सके, इस प्रकार का एयरपोर्ट हम लोग गढ़चिरौली में तैयार करने जा रहे हैं, जिसके कारण वहां की जो परिस्थिति है ये बहुत बड़े पैमाने पर बदलेगी। उसी प्रकार से हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय हमने अमरावती में टेक्सटाइल जोन तैयार किया, जहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आज इस टेक्सटाइल जोन में हमको एक भी प्लॉट खाली नहीं मिलता, एडिशनल एक्विजिशन करना पड़ा,
और इसी के चलते हम लोगों ने केंद्र सरकार की चैलेंज मेथड में अप्लाई किया था और केंद्र सरकार ने जो देश में चंद पीएम मित्रा पार्क इन टेक्सटाइल मंजूर किए, उसमें से एक मेजर पार्क ये हमारे अमरावती में मंजूर किया है। उसका काम हमने शुरू किया है और एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम आज हम लोग अमरावती में देख सकते हैं कि कॉटन से लेकर फैशन तक की कंप्लीट इकोसिस्टम हम लोगों ने वहां पर तैयार कर लिए। ये जो पीएम मित्रा पार्क है, इसमें हम लोग उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और विशेष रूप से हमारा ये जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है, इसको एक बहुत बड़ा फायदा इसके माध्यम से होगा। कल हमारे उद्योग मंत्री और मैं पूना में गए थे। हम लोगों ने एक आर्म्स एंड एम्युनिशन और मिसाइल यूनिट का वहां पर उद्घाटन किया और वो जिन्होंने उसको स्थापित किया है, गणेश निबे जी ने मुझे कहा कि देवेंद्र जी, आपको लगता है कि ये जो कॉटन है ये टेक्सटाइल में ही इस्तेमाल होता है? मैंने कहा नहीं, और भी कई चीजों में होता होगा। उन्होंने मुझे कहा कि कॉटन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो आर्म्स एंड एम्युनिशन में होता है और उन्होंने उसकी एक पूरी इकोसिस्टम मुझे बताई और उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे कुछ हजार एकड़ जमीन ये अमरावती और यवतमाल के पास देंगे तो वहां का जितना आप कॉटन कहेंगे उतना सारा कॉटन मैं, जो आपका हमी भाव है, जो आपका एश्योर्ड रेट है, उसमें खरीदने के लिए तैयार हूं। तो मुझे लगता है कि एक भी नया रिवॉल्यूशन इसके माध्यम से तैयार होने वाला है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है कि हमने अमरावती एयरपोर्ट का काम पूरा किया, उसका लाइसेंस भी हमको मिला और अब चाइना के बाद एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग एकेडमी, सिंह साहब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एशिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग एकेडमी ये अमरावती में शुरू होने वाली है। करीब करीब 25,000 पायलट का प्रशिक्षण ये अमरावती में होगा। हम लोगों ने इसके लिए जो एयर इंडिया है उसके साथ एक प्रकार से समझौता किया है और इसकी जल्दी ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो एक नए प्रकार की इकोसिस्टम हम लोग वहां शुरू करना चाहते हैं। नागपुर का जो एयरपोर्ट है, इसका विस्तार हम लोगों ने शुरू कर दिया है जीएमआर के माध्यम से। वैसे तो नितिन जी ने बताया, बात सही है कि हम लोगों ने तो इसका टेंडर 2019 में ही दे दिया था, किंतु एक बड़ा संघर्ष उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रकार से उसको क्लियर किया और अब इस काम को बड़ी तेजी से हम लोग शुरू करेंगे। और इस एयरपोर्ट में हमने ये तय किया था कि फ्रॉम डे 1 वी वांट अ एयरपोर्ट विथ 2 एयर स्ट्रिप, क्योंकि हम लोग अगर कार्गो का काम शुरू करना चाहते हैं तो भविष्य में भी यहां पर कोई कंजेशन ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था यहां होनी चाहिए। यहां पर एमआरओ की इकोसिस्टम तैयार हो गई है और साथ साथ अभी हम लोग कुछ और इंडस्ट्रीज के साथ वी आर इन एक्टिव टॉक्स, जिससे मैं ऐसा मानता हूं कि एविएशन के सेक्टर में नागपुर एक बहुत प्रमुख भूमिका आने वाले दिनों में यहां पर निभाएगा। इस प्रकार के कुछ निवेश ये आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैंने एयर इंडिया के लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, टाटा के लोगों से भी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको ये कहा कि आपने न्यू मुंबई का एयरपोर्ट जो है, जो अभी हम लोग करीब 17 अप्रैल को शुरू करेंगे या अप्रैल के एंड में शुरू करेंगे, मैंने उनको कहा कि जिस प्रकार से दुबई का एयरपोर्ट हब के रूप में एमिरेट्स और बाकी सारे लोग करते हैं, उस प्रकार से आपने ये न्यू मुंबई का एयरपोर्ट एक हब के रूप में आपने एक डेडिकेटेड एयरलाइंस के रूप में उसको आपने काम करना चाहिए। और साथ साथ मैंने उनको कहा कि चूंकि ये जो हमारा नागपुर है, ये नागपुर देश का एक ऐसा शहर है, यहां से आप 1 घंटा 10 मिनट में मुंबई जाते हो, 1 घंटा 25 मिनट में दिल्ली जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में चेन्नई जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में बेंगलोर जाते हो, 1 घंटा 20 मिनट में आप कोलकाता जाते हो। तो देश में कहीं पर भी जाना है तो आप वहां पर जा सकते हो। तो ये जो मेट्रोस के एयरपोर्ट है, इन एयरपोर्ट्स को छोड़कर बाकी एयरपोर्ट्स के लिए नागपुर को एक इस हब के
तरीके से आप यानी आपका मेन हब जो है ये न्यू मुंबई का एयरपोर्ट रखिए और उसके स्पोक के रूप में आप नागपुर के एयरपोर्ट को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आसपास से लोगों को आप यहां लाए और यहीं पर हम इमिग्रेशन की फैसिलिटी देंगे, बैगेज हैंडलिंग की फैसिलिटी देंगे, तो वो लोग यहीं पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन करेंगे और मुंबई से देश के दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो उसके ऊपर भी अब हमारी बातचीत शुरू है और आने वाले दिनों में उसका एक नया मॉडल हम तैयार करेंगे, ताकि एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूं कि नागपुर को ये जो एक सेंटर स्टेज पर नागपुर है या देश का एक मध्य बिंदु है, उसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी और विशेष रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि ईवी में भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम यहां पर तैयार हो रही है। ईवी बैटरीज में सज्जन जी ने यहां पर निवेश किया है और भी लोग यहां पर ईवी बैटरीज में निवेश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जिसका नितिन जी ने उल्लेख किया, एक बहुत बड़े यहां पर ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग में अभी हम लोगों ने एमओयू किया है कि जिसके कारण ईवी बसेस जो है उसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम ये बुटीबोरी में तैयार होगा। और आने वाले दिनों में हम सब लोग जानते हैं कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसकी एक बहुत बड़ी शुरुआत हम लोग ये नागपुर के हमारे इस फैसिलिटी से तैयार करेंगे और उसी के चलते उनके ही माध्यम से माननीय गडकरी जी की पहल के कारण हम लोग एक ईवी ऑपरेटर्स का यहां पर एमओयू करने वाले हैं, जिसमें 10,000 हमारे युवाओं को ईवी ऑपरेटर्स के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको रोजगार भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। मुझे आज ये भी बताते हुए खुशी होती है कि एक स्टडी हम लोगों ने यहां पर शुरू किया है, विशेष रूप से जब गढ़चिरौली ये इतना बड़ा स्टील हब बनने जा रहा है तो इसको पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी की दृष्टि से यहां पर जो हमारा चामोर्शी चिमूर वगैरह ये जो इलाका है, हमारी जो ये वैनगंगा नदी है और